हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज कमीशंस। तो मैं कमीशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी कमीशंस हैं, कुछ परमानेंट कमीशंस हैं, कुछ टेम्पररी जिनको हम एडहॉक कमीशंस कहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर कमीशंस की याद है कि मेनली इस्टैब्लिश कब हुई वो कमीशंस और उनके चेयरमैन या हेड कौन थे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीशंस का टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है कि बहुत सारे एग्जाम्स में हम देख रहे हैं कमीशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो डायरेक्टली आपसे उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, या करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग उसका चेयरमैन पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को एंड तक देखना। आपको बहुत ईजिली मैं लेक्चर को समझा दूंगा और फैक्ट्स भी आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले आपके दिमाग में सर कमीशंस होती क्या है, तो एक बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन है कमीशन होती क्या है। उसके बाद मैं आपको परमानेंट और एडहॉक कमीशंस के एग्जाम्पल और ईयर और क्या कहते हैं उनके चेयरमैन बता दूंगा। ओके, सबसे पहले कमीशन क्या होती है। देखिए, कमीशन लोगों का ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। बाय हुम? दैट इज बाय द गवर्नमेंट। रिमेंबर, सो कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड, मतलब असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन दे रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट दे रहा है। किस चीज के लिए? टू इंप्लीमेंट अ स्पेसिफिक टास्क। कोई टास्क होगा या कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट उनको फुलफिल करना चाहती है, उसके लिए वो एक कमीशन सेटअप करती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका काम है कि जो गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक टास्क कराना चाहती है वो उसको कंप्लीट करके प्रोवाइड करे। ओके, दैट इज मीन सिंपल मतलब होता है कमीशंस। ओके, अब कमीशंस दो टाइप की होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो कमीशन आई होप आप समझ में आए, ग्रुप ऑफ पीपल जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से टू इंप्लीमेंट सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। ओके, अब अगर मैं इस कमीशंस की बात करूं तो कमीशन दो टाइप की होती है, याद रखिएगा। एक होती है लॉन्ग टर्म टास्क होते हैं, जैसे याद रखिएगा लॉन्ग टर्म टास्क है तो उसको पूरे करने में परमानेंट कमीशन स्टैब्लिश की जाती है। कोई छोटा सा टास्क नहीं है, वो हमेशा का टास्क है। जैसे कि इलेक्शंस कराना, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, जिसका काम है देश में इलेक्शंस कराना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सो लॉन्ग टर्म टास्क होते हैं, उनको परमानेंट कमीशन कराती हैं। और जो याद है कि शॉर्ट टर्म टास्क है, स्पेसिफिक टास्क है, शॉर्ट टर्म टाइम का है कि भाई ये चीज़ आपको बताना है, वो उन्होंने सोल्यूशन बता दिया, वो चीज़ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो जनरली इसमें आप देखेंगे टेम्पररी कमीशंस बनती हैं, जिनको आप एडहॉक कमीशंस कहते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक टास्क है, एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए। वो मतलब याद है कि कोई बहुत टाइम के लिए आपको कमीशन को सेटअप नहीं किया जाता है, एक छोटे से टाइम के लिए सेटअप किया जाता है और वो अपनी रिपोर्ट दे देती हैं और वो कमीशन खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे टेम्पररी कमीशन को हम कहते हैं एडहॉक कमीशन। ओके, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया। मेन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो अब डिस्कस करते हैं। सीधा पूछा आएगा आपसे, लेट अस सपोज एक कमीशन मैंने लिखी हुई है, पहले मैं परमानेंट कमीशन के डिस्कस करता हूं, फिर मैं एडहॉक बताऊंगा आपको। ठीक है, और एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीधा पूछा आएगा ये स्टैब्लिश कब हुई, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है 2005 में। पहला तो ये, इसको CIC भी कहते हैं। जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था उसी के थ्रू ये बॉडी क्रिएट हुई थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि एक याद रखना है आपको क्या परमानेंट कमीशन है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो इसके चीफ है, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है प्रेजेंट, ये पूछा सकता है आपसे। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है वो इसके हेड है। तो आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर और मैं अभी आपको याद रखिएगा जो हेड है वो बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर इसके बारे में डिटेल्स, तो मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स आप देखो एप्लीकेशन में जाके, वहाँ मैंने सारा पूरा लेक्चर ही पढ़ाया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर। बट अभी हमारा टास्क है ईयर और जो अभी हेड है उनके बारे में बताना। नेक्स्ट कमीशन है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये कब सेटअप हुई, तो करेक्ट आंसर होगा 1964। याद रखिए कब आंसर होगा करेक्ट आंसर, 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुई है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एट प्रेजेंट इसके हेड कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, आपको रखना उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, दैट इज प्रवीण श्रीवास्तव, आपको याद रखना है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है, दैट इज अबाउट CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, थर्ड है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। याद रखिए वुमेन की कमीशन आपने सुनी होगी। ये कमीशन सेटअप हुई 1992 में। ईयर याद रखना जो मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का, 1992 में स्टैब्लिश हुई। और एट प्रेजेंट इसके अगर चेयरमैन बोलूं तो रेखा शर्मा जो है वो एट प्रेजेंट चेयरमैन है। चेयरमैन चेंज भी हो सकते हैं बट अभी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो अभी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है फिनेंस कमीशन, पैसे से रिलेटेड, नाम से समझ में आ रहा है। फिनेंस कमीशन सेटअप हुई थी 1951 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, मैं बता दूं, अंडर आर्टिकल 280 इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, आगे अगर बात करूं तो फिनेंस कमीशन जो बताऊं सेटअप होती रहती है, मतलब अभी तक 15th फिनेंस कमीशन सेटअप हो चुकी है और जो लेटेस्ट है वो 15th ही है। 2017 में 15th फिनेंस कमीशन स्टैब्लिश की गई थी, जिसके चेयरमैन थे NK सिंह।
ओके, याद रखना कौन थे, एनके सिंह। ओके, और इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 2021 से लेके 2026, 5 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड है। इसने रिकमेंडेशंस दी हैं 5 साल के लिए। अब आप कहेंगे सर फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल बताइए, तो वही मैंने कहा ना, आपको पॉलिटिकल लेक्चर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आप देखोगे तो आपको और डिटेल समझ में आएगी। अभी स्टैब्लिशमेंट ही है, लेटेस्ट कौन सी है, ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू क्रिएट हुई थी, आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि 1993 में सेटअप होती है। ओके, और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। याद रखना आपको कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जो है वो एनएचआरसी के प्रेजेंटली क्या है, चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट कमीशन में आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, NCST, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रेजेंट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन कौन है, तो हर्ष चौहान जो है वो प्रेजेंट में चेयरमैन है। ओके, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बताई, वैसे ही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1993 में, ठीक है। अब लेकिन मैं बता दूं, ये बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहीर। तो याद रखना है, गंगाराम के नाम से याद रखना है, गंगाराम अहीर जो है वो एट प्रेजेंट चेयरमैन है। अब एससी की बता दी, एसटी की बता दी, ओबीसी की, बैकवर्ड क्लासेस की बता दी, तो आप कहेंगे सर शेड्यूल कास्ट की भी, बिल्कुल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके जो चेयरमैन एट प्रेजेंट वो है विजय संपाला। याद रखिए, तो विजय संपाला जो है वो चेयरमैन है, तो चेयरमैन याद रखना है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले मैं बताऊं, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एक ही थी, फिर उनको सेपरेट किया गया है, ये सब मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखा है। ओके, अभी आप इनका चेयरमैन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, जो मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखता होगा उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कब सेपरेट हुए, ठीक है। ये आपको बताना है कि दोनों सेपरेट कब हुए, ठीक है, दोनों अलग अलग कब हुए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बॉडी की बात करते हैं, अगली कमीशन की बात करते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CACP, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1965। ईयर याद रखना 1965। एक्चुअली ये बॉडी में बताऊं आपको, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये रिकमेंडेशन देती है कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को MSP के रिगार्डिंग, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेशन देती है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, दैट इज CCEA को ये रिकमेंडेशन देती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है विजय पॉल शर्मा, तो विजय पॉल शर्मा जो है वो याद रखना CACP जो MSP की रिकमेंडेशन दे रही है उसके चेयरमैन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करते हैं, डायरेक्टली आएगा ये कब स्टैब्लिश हुई, देखिए आप 1945 में ये बॉडी स्टैब्लिश होती है, और एट प्रेजेंट इसके जो चेयरमैन है वो है चंद्रशेखर अय्यर, याद रखिएगा, तो चेयरमैन सेंट्रल से C से ही नाम है, चंद्रशेखर अय्यर। ओके, नेक्स्ट है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देखिए भी कमीशन है, आपसे पूछा सकता है ये कमीशन जो है ये कब सेटअप हुई, सब मैं परमानेंट बता रहा हूं अभी, याद रखिएगा, एडहॉक मैं अलग से बताऊंगा। 1956 में, ईयर पूछा जाएगा, करेक्ट आंसर 1956 है, और जगदीश कुमार जो है वो एट प्रेजेंट चेयरमैन है, ये भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा सकता है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, जो क्योंकि अभी न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट बॉडी की बात करता हूं, नेक्स्ट कमीशन की बात करता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ARC भी कहते हैं। आज तक 2 बार ARC स्टैब्लिश की गई है। फर्स्ट ARC अगर मैं बताऊं तो 5 जनवरी 1966 में स्टैब्लिश की गई थी, जिसके चेयरमैन जो थे वो मोरारजी देसाई थे, बट मोरारजी देसाई मैं बताऊं आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ये जो पोस्ट है चेयरमैन की उनको छोड़नी पड़ती है, और याद रखिए के हनुमंतिया जो हैं वो आगे चेयरमैन बनते हैं, क्योंकि देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो ये चेयरमैन बन जाते हैं, तो याद रखिए बने मोरारजी देसाई थे, फिर के हनुमंतिया जो थे वो चेयरमैनशिप को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ARC की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उसके लिए कमीशन होती है। जैसे इसने एक चीज बोली थी, मैं बताऊं, लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो रिकमेंड किया था इसने कि उसका एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ARC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ARC की अगर मैं बात करूं तो वो स्टैब्लिश हुई थी अगस्त 2005 में, याद रखना आपको 31 अगस्त 2005 में, और इसके चेयरमैन जो थे वीरप्पा मोदी थे, तो ईयर याद रखें 2005, और चेयरमैन आपको याद रखना दैट इज वीरप्पा मोदी, जो आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट एक कमीशन ऑफ और परमानेंट में सुनते हैं, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन, इसके चांसेस एग्जाम में सबसे ज्यादा है पॉलिटी के एग्जाम में, याद रखिएगा, कहीं भी आप देखेंगे क्वेश्चन जरूर आएगा,
क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये स्टैब्लिश कैसे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 82 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट एक डीलिमिटेशन कानून पास करेगी, डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगी हर सेंसस के बाद। आपको पता होगा 10 साल में सेंसस होता है, तो हर 10 सेंसस के बाद एक क्या पास कर सकती है, डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगी। ये कहता है आर्टिकल नंबर 82। और जब ये एक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेगी। इस एक्ट पास होने के बाद डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप होगी और डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट। और विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करेगा कौन, प्रेसिडेंट। याद रखना इसका काम क्या है वो मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिटरमाइन करती है, लेट अस सपोज कोई जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर है, अभी आपको पता नया यूनियन टेरिटरी बनी है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग होंगे जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। याद रखना तो इसका काम रहता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, उसमें पॉपुलेशन कितने एरिया के लोग कवर कर रहे होंगे, ये सारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा जो डिवाइड करना होता है ये डीलिमिटेशन कमीशन करती है। अभी आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी डीलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश की गई है, तो ये आपको याद रखना है। आज तक अगर मैं पूछूं कितने बार डीलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश की गई है तो 4 बार स्टैब्लिश की जा चुकी है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। और एक्ट पास किया था तभी स्टैब्लिश होती है, तो एक्ट पास हुआ था 1952 में, 1962 में, 1972 और 2002। इनकी वजह से याद रखिए 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक सेटअप हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये था डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, कमीशन है इसलिए मैंने बता दिया। ऐसे एक और कमीशन आता है परमानेंट कमीशन में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये भी कमीशन है। ओके, कमीशन क्या होती है तो मैं बता चुका हूं। ये सेटअप हुई थी 2003 में, याद रखना है कब सेटअप हुई, 2003 में। और इसके चेयरमैन जो है वो संगीता जी हैं, तो संगीता वर्मा के नाम से आपको याद रखना है। संगीता आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देखो ये भी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हुई 1948 में। कब, 1948 में, याद रखना। और चेयरमैन जो है वो KN व्यास जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, इसके चेयरमैन है, तो ये याद रखना एग्जाम में आएगी। ओके, नेक्स्ट है लॉ कमीशन। देखो ये भी कमीशन है। लॉ कमीशन की अगर मैं बात करूं तो पहली लॉ कमीशन 1834 में स्टैब्लिश हुई थी और जो मैकुले थे वो इसके चेयरमैन बने थे। बट अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में कौन से नंबर की लॉ कमीशन चल रही है, अभी स्टैब्लिश की गई है, वो है 22nd लॉ कमीशन। कौन सी स्टैब्लिश की गई है पूछा सकता है, 22nd लॉ कमीशन। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं, याद रखिएगा, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो मेरे नाम से आप याद कर सकते हो, अवस्थी के नाम से याद कर सकते हो कि ऋतुराज अवस्थी जो है 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन बने हैं। ये अभी 2022 में ही स्टैब्लिश की गई है। ओके, स्टैब्लिश पहले हो गई थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया इसका टाइम पीरियड। तो याद रखना बस ये पूछेगा 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, एक और कमीशन आती है, आपने सुना होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सेटअप की गई थी 1926 में, ईयर याद रखना 1926। और प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है मनोज सोनी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एक और कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कराने का काम है, 1950 में स्टैब्लिश हुई थी। और एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार। और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो ये 2 और हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, आगे बात करूं तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। देखो ये भी कमीशन है, KVIC। ओके, याद रखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बता देता हूं आपको, 1956 में स्टैब्लिश हुई थी, 1956 में। और प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो है मनोज कुमार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो SSC प्रिपरेशन करते होगे आप, कमीशन आ गया, स्टैब्लिश पूछा सकता है आपसे कब स्टैब्लिश हुई, इंटरव्यू में जाओगे पूछ सकते हैं आपसे, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, 1975 याद रखना। और प्रेजेंट में चेयरमैन है SSC है, तो S से S किशोर जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, फॉरेस्ट कमीशन 2003, चेयरमैन जो है वो है जस्टिस भूपेंद्र नाथ कृपाल। ओके, तो भूपेंद्र जी के नाम से याद रखना 2003 में नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। और ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, स्टैट्स के लिए मतलब डाटा के लिए, याद रखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन स्टैब्लिश की गई थी 2005 में, जिसके चेयरमैन है वो है राजीव लक्ष्मण करण दिकर। याद रखिए, तो करण दिकर जो है, राजीव लक्ष्मण जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, इसके चेयरमैन है। तो एक ही पर्सन का नाम है, इतने अलग अलग नाम मत देखना कि अलग अलग नाम है, एक ही नाम है। ओके, और रिमेंबर स्टैटिस्टिकल कमीशन है, मतलब स्टैट्स वगैरह हो गए, डाटा वगैरह हो गए, ये सारा इसका काम है। ओके, कलेक्ट करना। तो ये थी आपकी कुछ नेशनल कमीशंस। ओके, नेशनल बोल रहा हूँ परमानेंट कमीशंस।
अब मैं डिस्कस करूंगा एड हॉक, जिनका काम एक स्पेसिफिक टास्क रहता है, वो उसके लिए बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म टास्क नहीं है, स्पेसिफिक टास्क है, वो कंप्लीट होने के बाद ये कमीशन ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो ऐसे एड हॉक कमीशन कौन सी हैं? तो देखिए, एड हॉक कमीशन स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एड हॉक कमीशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, याद रखिए, उसके बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि जो पहली एड हॉक कमीशन मैं बताने वाला हूं वो है कोठारी कमीशन, और ये स्टैब्लिश की गई थी देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। कब स्टैब्लिश की गई थी? 1964 में। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए कौन थे, याद रखिएगा। एक्चुअली जब 1964 में स्टैब्लिश की गई, ठीक है, तो ये तो नहीं पूछते यार देखो कि प्राइम मिनिस्टर कौन था, बट इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बताऊंगा। मैंने इंदिरा गांधी लिख दिया, इसको कट कर दिया मैंने, क्यों मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले कोठारी कमीशन स्टैब्लिश हुई फॉर एजुकेशन रिफॉर्म 1964। इस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में स्टैब्लिश किया गया। तो पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1968 में, बिकॉज ऑफ दिस कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई थी। और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था, ये पूछ सकते हैं कि जब देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी आई उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक और एजुकेशन पॉलिसी आती है, कब? 1986 में। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जब आई 2020, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अभी तक 3 बार एजुकेशन पे पॉलिसी बन चुकी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा सकता है आपसे, ईयर भी पता होनी चाहिए कब कब बनी। और कोठारी कमीशन से मैंने स्टार्ट किया कि कोठारी कमीशन एक एड हॉक कमीशन है, मतलब एक टेम्पररी कमीशन है, ओके। नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में सेटअप की गई। स्टेट्स को रिमेंबर रीऑर्गेनाइज करने के लिए, जो स्टेट है भाई की स्टेट बाउंड्रीज जो है उनकी रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये कमीशन सेटअप की गई थी, ओके। और 1953 में सेटअप की गई थी। उस टाइम पे चेयरमैन जो थे वो थे फैजल अली उसके, और जो उसके 2 मेंबर्स थे पानीकर और कुंजरू, रिमेंबर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 2 मेंबर्स थे, एक चेयरमैन था। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थी वो SRC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो स्टैब्लिश की गई थी स्टेट बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ओके। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी वगैरह मैंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं मंडल कमीशन में, 1979 में सेटअप होती है, ठीक है। आपने सुना होगा OBC के लिए ये मंडल कमीशन का लिंक आप सुनते होंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो कमीशन थी मंडल कमीशन, इसका काम था इन्वेस्टिगेट करना एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड पीपल इन द कंट्री, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेट करना। और फिर ये कमीशन ने रिकमेंडेशंस भी दी थी कि भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओके, 27%। सो द ड्यूटी वाज टू डिटरमाइन क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन किया जाए, वैसे रिजर्वेशन भी रिकमेंड किया था, दैट इज मंडल कमीशन, ओके। नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन और MM पुंची कमीशन। दोनों ही कमीशन याद रखना है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए, तो सेंटर और स्टेट रिलेशंस के लिए दोनों कमीशंस हैं। और दोनों का ईयर याद रखना, सरकारिया 1983 और 2007 पुंची, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पूछ सकते हैं सरकारिया कमीशन भाई किससे रिलेटेड थी? सेंटर स्टेट रिलेशन से। पुंची कमीशन कब स्टैब्लिश हुई? 2007 में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ओके। एक कमीशन और है जो कि सेंट्रल स्टेट कमीशन से ही, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए ही सेटअप की गई थी, और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप की थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? जिसका नाम है राजमन्नार कमीशन 1969। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है तो टेम्पररी कमीशन, एडहॉक कमीशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि देश में से जो IAS IPS है उनको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो राज्यों में होता है वो इफेक्ट करता है, तो इनको हटा देना चाहिए। तो पूछा जाता है सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था, किस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि IAS IPS को अबॉलिश कर दिया जाए? तो वो थी राजमन्नार कमीशन। तो दिस इज वाई, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कहने का मतलब इलेक्टोरल में जो इलेक्टोरल लॉज हैं उनमें क्या चेंजेस किए जाएं, उसके लिए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो थी वो सेटअप की गई थी, और सेटअप की गई थी 2000 में, रिमेंबर। सो इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए ये कमीशन स्टैब्लिश की गई थी, ओके। नेक्स्ट है शाह कमीशन, बड़ी फेमस कमीशन है, सेटअप की गई थी 1977 में। आपको पता होगा देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी हटने के बाद इस कमीशन को लगाया गया। मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उन्होंने ही कमीशन को स्टैब्लिश करवाया था। इसका काम था कि जो भी गलत काम हुए हैं, एक्सेसेस में काम हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उसको प्रोब करने के लिए शाह कमीशन स्टैब्लिश की गई थी, ओके। इसने इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, ओके। नेक्स्ट है ठक्कर कमीशन। ये कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता होगा 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है,
है ना। तो उसको प्रोब करने के लिए 1984 में ठक्कर कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड। ओके, तो ये भी याद रखना ठक्कर कमीशन के बारे में। नेक्स्ट है केलकर कमीशन। ये क्या है? जो डिप्राइव सेक्शन है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा SC SC जो भी है डिप्राइव सेक्शन है, उनको किस तरह अपलिफ्ट किया जा सकता है सोसाइटी में, इसके लिए 1953 में केलकर कमीशन वॉज स्टैब्लिश। दैट वाज एन एडहॉक कमीशन। सारी एडहॉक डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। खोसला कमीशन, देखिए मैं बताऊं, डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए खोसला कमीशन सेटअप की गई थी 1970 में, 1970 में। ये सारे ईयर्स याद रखना, एग्जाम में पूछे आएंगे। नेक्स्ट है नानावती कमीशन। बहुत सुना होगा आपने न्यूज में नानावती कमीशन, जो एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में जब इंदिरा गांधी की डेथ होती 1984 में। तो याद रखिएगा 2000 में नानावती कमीशन वॉज स्टैब्लिश फॉर एंटी सिख राइट्स, जो दिल्ली में आप देखते हैं ये राइट्स हुए थे। ओके, आगे अगर बात करूं तो यूसी बैनर्जी कमीशन। ये कमीशन किससे रिलेटेड है? गोधरा, आपको पता होगा गोधरा में जो इंसिडेंट हुआ था, जो ट्रेन जला दी गई थी कार्य सेवकों की, उसके बाद जो कम्युनल राइट्स होते हैं 2002 में गुजरात में, उसके लिए यूसी बैनर्जी कमीशन वॉज सेटअप। और कब सेटअप की गई थी? 2002 में। ओके, तो 2002 में यूसी बैनर्जी कमीशन सेटअप की गई थी। ओके, नेक्स्ट है लिबरन कमीशन। ये लिबरन कमीशन किससे रिलेटेड है? जो बाबरी में मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उसके लिए उसको प्रोब करने के लिए 1992 में लिबरेरियन कमीशन जो थी वो सेटअप की गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है आपसे, ठीक है। और जाते जाते 2 कमीशन और बता के जाऊंगा मैं आपको। जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 में सेटअप की गई थी, और इस कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको बताना है क्या चेंजेस किए जा सकते हैं क्रिमिनल लॉ में, जिससे कि जो वुमेन्स के अगेंस्ट या वुमेन्स के अगेंस्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जो लोग करते हैं, उनको क्विक पनिशमेंट मिल सके, जल्दी पनिशमेंट मिल सके ऐसे क्रिमिनल्स को जो सेक्सुअल असॉल्ट वुमेन्स के अगेंस्ट, जो याद रखिएगा जो कमिट करते हैं, उनके लिए क्विक पनिशमेंट मिल सके, ठीक है, उसका ट्रायल इजीली हो सके। उसके लिए जस्टिस वर्मा कमीशन को सेटअप किया गया था। ओके, आफ्टर निर्भया केस ये कमीशन सेटअप की गई थी। ओके, नेक्स्ट है वोहरा कमेटी 1993। वोहरा कमेटी किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, और क्या नेक्सस होता है क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, है ना। तो इसके बीच में याद रखिए क्रिमिनल, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है, किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए वोहरा कमेटी वॉज सेटअप। ओके, अब मैं आपको बताऊं, अब आप कहेंगे सर कुछ करंट अफेयर्स में भी तो कमेटी सेटअप की गई थी, उसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब आप कहेंगे सर कहां पढ़ाया हुआ है, तो लिंक मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो अभी करंट अफेयर्स में कमेटी न्यूज में थी वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, वहां से जाके आप कवर कर लेना। वहां मैंने पंचायती राज की भी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज वगैरह बताई हुई हैं, तो उसको भी गो थ्रू कर लेना, और ये कमिटीज गो थ्रू कर लेना, तो आपका सारी कमिटीज जो हैं वो गो थ्रू हो जाएंगे, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हो। ओके, तो यहां पर जो हमारा लेक्चर है वो यहां पर होता है कंप्लीट। ओके, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आपने लेक्चर एंड तक देख लिया। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू अस, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये एक वॉलंटरली एक्टिविटी है। इफ समवन हैज मनी, और या तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, 1 रुपये भी कर सकता है, इट्स अपॉन योर, ये आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, या आप अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। दैट इज नॉट कंपलसरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिटेल्स मेंशन है, आप पे कर सकते हैं। ओके, अगर आप पे करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे चैनल की थोड़ा हेल्प हो जाती है। प्लस अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात करूंगा। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लेक्चर्स के साथ साथ आपके पास नोट्स भी होने चाहिए। विदाउट नोट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम। कभी कभी क्या होता है, लेक्चर्स का टाइम नहीं होता है हमारे पास, एग्जाम पास आ जाते हैं और हमको जल्दी से रिविजन करना होता है, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, याद है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर हैंड रिटन नोट्स। ओके, हम सारे एकदम प्रॉपर डायग्रामेटिकल नोट्स हैं, प्रॉपरली अपडेटेड नोट्स हैं, इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती है। हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कोरियर के थ्रू आपके घर तक ये नोट्स पहुंच जाएंगे। तो आप चाहें तो नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। मैं पॉलिटी दिखा रहा हूँ आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे नोट्स आप अपने घर तक ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपके पास, याद रखिए, घर में ऑर्डर नहीं कर सकते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, प्लस अगर आप चाह रहे हो सर नोट्स के साथ लेक्चर्स भी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स के साथ, तो आपको एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस ऐप को तुरंत डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, और आपके लिए वो लेक्चर्स जो हैं, आप उनकी वैलिडिटी भी 1 ईयर की है, तो आप इजीली कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए कोई डाउट करिए, आप कॉल कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कोर्स लेना हो आपको, यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो या कोई आप अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप कौन से कोर्स को बाय कर सकते हो और आपके लिए हेल्पफुल होगा।
होली चल रही है, होली का ऑफर भी आया हुआ है, तो तुरंत जाकर कोर्स को बाय करो, होली ऑफर यूज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप ये जो लेक्चर था ये स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, चाहे आप असिस्टेंट कमांडेंट ले लो, एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं बने आपको कमी मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, डायरेक्टली ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो ये 2 मार्क्स जो रहते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर साल से तो आ ही रहा है, आएगा। और इसका एक और लेक्चर जो है मैं जो चाह रहा था आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। पीडीएफ लेक्चर की मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका कमेंट में मैंने पिन कर दिया है कमेंट को, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर कमेंट करें। आई होप आपकी होली अच्छी गई होगी और अब आप वापस पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि देखो एक दिन आपने होली सेलिब्रेट कर ली, बट अब हमको स्टडीज़ में लग जाना चाहिए, क्योंकि एंड में अगर आप बेटर स्टडी करके जाओगे तो कमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, कोई और कोई कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ आपके कोई लेक्चर्स हैं जो आप बनवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उन लेक्चर्स को, उन टॉपिक्स को देखेंगे और हमको लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उन पर ज़रूर लेक्चर बनाएंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो एटलीस्ट ये मैक्सिमम लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुँच सकता है। थैंक यू।